कैसे हैं आप लोग? ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे। हम लोग विशिष्ट स्वतंत्रता का मूल अधिकार पढ़ रहे हैं। उसमें क्या होगा, संपादनता का अधिकार खत्म हो गया और हम लोग क्या कर रहे हैं, विशिष्ट स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ रहे हैं। विशिष्ट स्वतंत्रता के अधिकार में हम लोगों ने अनुच्छेद 20 पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था कि अनुच्छेद 1 फर्स्ट ए में क्या है, फर्स्ट बी में क्या है, फर्स्ट सी में क्या है। इस तरह करते करते हम जी तक गए थे और एफ क्या हुआ था, निरस्त हुआ था 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो हम लोग इसको कल देखे थे। ठीक है, आज हम लोग क्या देखेंगे, आज उससे आगे बढ़ते हुए अनुच्छेद 20 पूरी तरह के, अनुच्छेद 19 कंप्लीट हो गया। आज हम बढ़ेंगे क्या, अनुच्छेद 20, 21, 22, इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे। तो आगे शुरू करें। तो आप लोग पीछे के रिवाइज करके आज इसको लिखिएगा। ठीक है, चलिए आज शुरू करते हैं। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, अनुच्छेद 20। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया इससे देखते हैं। अनुच्छेद 19 में क्या कहा गया था, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, संचरण की स्वतंत्रता, सम्मेलन बनाने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण संघ एवं समिति बनाने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता, ये सभी किसमें कहा गया था, अनुच्छेद 19 में कहा गया था। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, अनुच्छेद 20 में देखते हैं क्या है। इसमें क्या कहा गया है कि जो व्यक्ति दोषी ठहराया जा चुका है, जो व्यक्ति क्या हो गया है, अपराधी ठहराया जा चुका है, तो उसको जो अधिकार दिए गए हैं उसको किसमें बताया गया, अनुच्छेद 20 में। तो अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया, दोषियों को दिए गए अधिकार, दोषियों को दिए गए मूल अधिकार। इसमें क्या कहा गया, दोषियों को या अपराधी को, दोषियों या अपराधी दोनों हो सकता है। ठीक है भैया, वही दोषियों को दिए जाने वाला मूल अधिकार। ठीक है, इसमें क्या कहा गया भैया, दोषियों को दिए जाने वाला मूल अधिकार या दोषियों को प्राप्त संरक्षण। इसमें क्या कह सकते हैं, दोषियों को दिए जाने वाला मूल अधिकार या दोषियों को प्राप्त संरक्षण। जो व्यक्ति दोषी ठहराया जा चुका है, दोषी ठहराया जाए का मतलब जैसे न्यायालय ने उसे दंड दे दिया या कानून के उल्लंघन में उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, तो क्या हो सकता है, वो क्या एक प्रकार से अपराधी है, तो वो अपराधी हो गया। तब क्या हो गया, उनको क्या संरक्षण दिया गया, उनको मूल अधिकार में क्या संरक्षण दिया गया, इसके बारे में बताया गया है। तो इसमें क्या कहा गया, देखें आगे। ठीक, इसमें देखिए, इसमें फर्स्ट में क्या कहा गया है, इसमें फर्स्ट में क्या कहा गया है, इसमें क्या कहा गया है कि कोई किसी भी व्यक्ति को मनमानी कानून के अनुसार पर मनमानी तरीके से गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इसमें क्या कहा गया, हिरासत में नहीं लिया जाएगा। देखिए इसमें क्या कहा गया, सॉरी इसमें पहले ये देखिए, पहले इसमें ये कहा गया किसी भी व्यक्ति को एक कार्य के लिए एक कार्य के लिए, जैसे एक अपराध किया हमने, इसमें क्या कहा गया, एक कार्य के लिए कि एक कार्य किया है तो एक कार्य के लिए केवल एक ही बार दंड दिया जा सकता है, दोहरा दंड नहीं दिया जा सकता। तो इसमें फर्स्ट में क्या कहा गया, डबल, इसमें डबल जियोपार्डी, अगर इसे हिंदी में कहें तो दोहरा दंड, क्या दोहरा दंड, दोहरा दंड, दोहरा दंड, इसका मतलब क्या होगा, डबल जियोपार्डी का मतलब दोहरा दंड। किसी भी एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल और केवल एक बार दंड दिया जाएगा, उसे बार बार दंड नहीं दिया जा सकता। मान लिए कोई व्यक्ति क्या किया है, मर्डर किया है, और मर्डर करने के अपराध किया है, इस कारणवश उसे दंड दे दिया गया कि 10 साल तक इसे कारावास में या जेल में रखा जाएगा। तो व्यक्ति जब 10 साल के बाद आया, 10 साल गया जेल में काट के, फिर जैसे ही बाहर आया
तो लोगों ने फिर से क्या हुआ, न्यायालय में क्लेम करने लगे। क्या करने लगे कि इनको फिर से सजा दिया जाए। कहें किस लिए, कहें जो मर्डर किए तो न्यायालय का एक बार सजा दे तो चुके हैं, कहें नहीं इसे दोबारा दिया जाए। तो इस तरह की व्यवस्था नहीं होगी कि डबल जियोपार्डी मतलब दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा कि किसी कोई व्यक्ति एक बार सजा काट कर आया उसे फिर से सजा दे दी जाए, ऐसी व्यवस्था नहीं होगी। केवल एक अपराध के लिए एक व्यक्ति को एक दंड, एक ही अपराध किसी दूसरे व्यक्ति ने किया तो उसे दिया जाएगा, लेकिन एक अपराध के लिए एक व्यक्ति को वही दंड दिया जाएगा। या एक व्यक्ति कोई दूसरा अपराध कर दिया गया, वही अपराध नहीं मतलब तो दूसरा अपराध किया है तो उसे फिर से दंड दिया जाएगा। इस तरह व्यवस्था की गई है। तो डबल जियोपार्डी ऐसा नहीं है जैसे व्यक्ति आया 10 साल बाद आया और उसने फिर एक मर्डर कर दिया तो उस आधार पर फिर से दिया जा सकता है, लेकिन जो पहले मर्डर किया उस आधार पर दंड नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया, दोहरा दंड नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, दोहरा नॉट जियोपार्डी, दोहरा दंड नहीं। इसका मतलब किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक दंड, एक अपराध के लिए केवल एक बार दंड दिया जाएगा, एक बार दंडित किया जाएगा। ठीक है, एक बार दंडित किया जाएगा। एक अपराध के व्यक्ति एक अपराध किया तो उसके लिए एक बार दंडित किया जाएगा, पुनः वही अपराध करेगा तो फिर दंडित किया जाएगा, लेकिन उस अपराध के लिए केवल और केवल एक बार दंडित किया जाएगा। तो इसमें क्या कहा गया, फर्स्ट इसमें दिया गया है कि दोषियों को दिए जाने वाला मूल अधिकार कौन सा है, ये डबल जियोपार्डी। दूसरा क्या है, इसमें कहा गया है कि वर्तमान कानून के अनुसार ही सजा दिया जाएगा। क्या कहा गया, मनमानी कानून के अनुसार नहीं, वर्तमान कानून के अनुसार, वर्तमान कानून के अनुसार सजा का प्रावधान है। सजा का प्रावधान किसमें, प्रावधान है, ये किसमें कहा गया, दूसरे में। इसी में जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है कि किसी भी व्यक्ति को वर्तमान कानून के अनुसार ही क्या दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा। जैसे वर्तमान कानून के अनुसार, जैसे मर्डर के इस समय मान लिए कि इस समय जो 2021 में जो मर्डर करने के लिए जो सजा है मान लिए कि 2 साल है। क्या है, 2 साल है। व्यक्ति मर्डर किया, इसके बाद वो गया 2 साल अंदर रह के आया। इस प्रकार एक बार तो सजा होता है। तो कुछ लोगों ने कहा नहीं, जो पीछे, और कुछ लोगों ने कहा नहीं वर्तमान कानून के अनुसार नहीं, बल्कि जो पीछे जो कानून चल रहे हैं मर्डर के, जैसे मान लिए 2000 में मर्डर के लिए मान लिए 5 साल की सजा है, तो क्या किए, नहीं इस कानून के अनुसार नहीं बल्कि पिछले कानून के अनुसार दिया जाए मर्डर। तो ऐसा संभव नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता न्यायालय के सामने कि नहीं पीछे के आधार पर, पीछे जो विधि बनी है उसके आधार पर क्या दिया जाए, दंड दिया जाए। वर्तमान में जो कानून क्या हुआ है, बना हुआ है, उसी के आधार पर क्या दिया जाएगा, दंडित किया जाएगा, ना कि पहले जो विधि बनी है उसके अनुसार दंड नहीं दिया जाएगा। इसमें यही व्यवस्था की गई। हाँ, कुछ जैसे मान लें, जैसे अभी शुरू में तो व्याख्या हुई नहीं थी, जब संविधान बना था तब तो व्याख्या नहीं हुई, तो कोई व्यक्ति इस आधार पर जा सकता था कि किसी भी व्यक्ति को वर्तमान कानून के अनुसार नहीं बल्कि पिछले कानून के अनुसार सजा दी जाए ताकि ज़्यादा मिले। तो बाद में न्यायालय ने इसका विस्तार किया कि हाँ इसमें वर्तमान कानून के अनुसार ही सजा दिया जाएगा, पहले कानून के अनुसार सजा नहीं दी जाएगी। इसमें यह व्यवस्था कर दिया गया। ठीक है, कि मनमानी तरीके से सजा दे दिया जाए कि चलिए अभी 5 साल है, इससे पहले 10 साल था तो 10 साल की सजा दे देते हैं, ये अंदर ही रहे, ऐसी व्यवस्था नहीं होगी। ठीक है, तो वर्तमान कानून के अनुसार सजा का प्रावधान नहीं होगा। इसको हम लोग कहते हैं पूर्व पद प्रभाव कानून कहते हैं। जो पहले विधि के अनुसार जो सजा दी जाती है उसे पूर्व पद प्रभाव कानून या भूतलक्षी विधि या एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ कहते हैं। भूतलक्षी विधि, पूर्व पद प्रभाव कानून या एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ कहते हैं। जो पिछले आधार पर सजा दिया जाता है वो केवल और केवल वो आपराधिक मामलों के लिए भूतलक्षी विधि कभी काम ही नहीं करती। पूर्व पद प्रभाव जो कानून होती है वो अपराधियों को दिए या आपराधिक कार्यों के लिए कभी भी लागू नहीं होती। वो केवल और केवल किस लिए लागू होती है, सिविल प्रशासन या सिविल कानूनों के लिए लागू होता है। लेकिन अगर कहें आपराधिक कार्यों के लिए तो नहीं लागू होगा। सिविल कार्यों के लिए लागू किया जा सकता है परंतु आपराधिक कार्यों के लिए भूतलक्षी विधि, भूतलक्षी मतलब पीछे वाली विधि,
वो लागू नहीं होगी, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ठीक है, तो वर्तमान कानून के अनुसार सजा का प्रावधान नहीं होगा। ठीक है, वर्तमान कानून के अनुसार सजा का प्रावधान होगा, बल्कि पीछे के आधार पर कानून नहीं दिया जाएगा, मतलब दंड नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इसमें तीसरा क्या कहा गया देखें, इसमें तीसरा क्या कहा गया, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। मतलब नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब होता है गवाही बाध्य नहीं की जाएगी। क्या होगा, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ठीक है, गवाही बाध्य नहीं होगी, गवाही बाध्य नहीं होगी, गवाही बाध्य नहीं होगी। मान लिए इसका मतलब ये होगा कि जिस व्यक्ति को दोषी ठहराया गया है उसको क्या की जाए, उसको गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, इसमें ये व्यवस्था की गई। ठीक है, जैसे मान लें एक व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में लिया और उससे क्या किया कि वो व्यक्ति किया है या नहीं किया उसकी बात की बात है, मान लिए कि वो व्यक्ति मर्डर किया है या नहीं वो बात की बात है, लेकिन जब वो हिरासत में लेके जब वहाँ पुलिस स्टेशन गए तो क्या कहें तुमको गवाही देनी होगी, उसके लिए उनको प्रताड़ित करना शुरू किया। जो व्यक्ति पकड़ा गया उसको प्रताड़ित करना शुरू किया गया कि नहीं, इसको क्या किया जाए, गवाही देने के लिए बाध्य किया जाए कि हाँ ये गवाही अपने खिलाफ दे। तो नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब अपने खिलाफ क्या होगा, स्वयं गवाही देगा नहीं, तो कोई किसी को बाध्य भी नहीं किया जा सकता कि नहीं तुम्हें गवाही देना। इस गवाही में सभी प्रकार की गवाही सम्मिलित, मतलब मौखिक रूप से, लिखित रूप से या अपना थंब लगा दें, इस तरह कोई भी गवाही होगी वो सभी रूप में इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, ठीक है, किसी भी आधार पर गवाही इसको लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो तीसरा क्या था, फर्स्ट क्या था, डबल जीओपार्डी, एक अपराध के लिए केवल एक बार सजा दी जाएगी, वर्तमान कानून के अनुसार सजा दी जाएगी, कोई गवाही बाध्य नहीं की जाएगी। ठीक है, इसमें क्या पता है, इसमें सभी प्रकार की गवाही सम्मिलित है, मौखिक हो गया, लिखित हो गया, थंब लगाना कहीं हो, तो इस प्रकार की सभी वो कर दिया गया है। ठीक है, गवाही है। वैसे भी हमारे संविधान में या आईपीसी में ये भी लिखा भी है कि पुलिस को दी गई स्टेटमेंट क्या होगी, न्यायालय में मान्य नहीं होगी। पुलिस में दी गई स्टेटमेंट क्या होगी, न्यायालय में मान्य नहीं होगी। तो न्यायालय में तो मान्य नहीं होगी, लेकिन इस व्यक्ति को इतना प्रताड़ित किया जाए, मान लें कि इस व्यक्ति को इतना प्रताड़ित किया जाए कि ये तुमको न्यायालय में स्वयं कहना है कि हाँ मैंने ये अपराध किया है, तो व्यक्ति को क्या हुआ, ये एक प्रकार से प्रताड़ना हुई, उसके जीवन के अधिकार का उल्लंघन हुआ। तो ये क्या हुआ, व्यक्ति वहां गया अदालत में, यहाँ तो कह रहा था ठीक है हम गवाही देंगे, और अदालत के सामने जज के सामने गया और क्या कह दिया, नहीं हमको दबाव से जलवाया जा रहा है, मारपीट की जगह करवाया जा रहा है, इस तरह के बुलवाया जा रहा है, तब क्या होगा, तब न्यायालय उसे क्या कर देगी, बरी कर देगी, क्योंकि गवाही बाध्य है नहीं, कोई साक्ष्य है नहीं। तो क्या होगा, उस आधार पर पुलिस वालों को जो भी होगा प्रशासन, उसको क्या होगा, उनको फटकार लगाई जाएगी कि ऐसी कार्रवाई न करें। तो इस तरह की व्यवस्था हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा 20, इतना ही था कि डबल जीओपार्डी वर्तमान कानून नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन होगा, इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ठीक है, ठीक, ये हमारा 20 था। 21 देखें। ठीक, इसको आप लिख लीजिएगा, चाहे इसी प्रकार लिखा करिए, चाहे अपने पॉइंट लिख लिया करिए, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिख के ऐसे, फिर सेकंड पॉइंट ऐसे लिखेंगे तो आपको थोड़ा याद ज़्यादा रहेगा, इसलिए मैं ऐसे लिखवाता भी। ठीक है, तो आप ज़्यादातर प्रयास करिएगा कि इसी तरह लिखा जाए। अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया, शायद हमेशा आता है, हर दूसरे तीसरे दिन में पेपर अगर पढ़ते होंगे तो हर दूसरे तीसरे दिन में जीवन के अधिकार के बारे में कोई ना कोई डिबेट आ ही जाती है। कभी संसद में आती है तो कभी न्यायालय के सामने, कभी व्यक्तियों के सामने कि जीवन के अधिकार के उल्लंघन है, फिर वो संसद में जीवन के अधिकार की, या न्यायालय के सामने जीवन के अधिकार के उल्लंघन। बहुत सारी जनहित याचिकाएं भी जाती हैं जो कि यही बताती हैं कि जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। तो ये लगभग डेली डिबेट में रहती है। तो इसको देखते हैं इसमें क्या कहा गया। अनुच्छेद 21, जीवन के अधिकार, क्या कहा गया इसमें, जीवन का अधिकार, इसे क्या कहा गया है, अनुच्छेद 21 को पूर्णतः जो पढ़ते हैं वो कहते हैं कि इसमें
जीवन के अधिकार के बारे में वर्णन किया गया। जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार है क्या, देखते हैं। जीवन का अधिकार का मतलब उन्होंने संविधान में लिख दिया गया, इसके नीचे लिख दें, ठीक। इसके नीचे क्या कहा गया, किसी भी व्यक्ति का प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, क्या होगा, किसी भी व्यक्ति का प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक का मतलब शरीर, दैहिक स्वतंत्रता विधि द्वारा स्थापित, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा भी छीनी जा सकती है, छीनी जा सकती। इसमें क्या कहा गया, किसी भी व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही छीनी या ली जा सकती है। प्राण का मतलब होता है जीवन का अधिकार और दैहिक स्वतंत्रता मतलब जीवन की स्वतंत्रता। इसका मतलब क्या हुआ, प्राण का मतलब जीवन का अधिकार और दैहिक स्वतंत्रता का मतलब होता है जीवन की स्वतंत्रता। किसी भी व्यक्ति का प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किससे, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून बनाकर और उसके अंतर्गत जो प्रक्रिया शामिल होगी उसी के द्वारा क्या होगा, हम किसी भी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता छीन सकते। प्राण का मतलब होता है हमारा जीवन, जो जीवन है, साथ ही साथ दैहिक स्वतंत्रता का मतलब हमारी जो शरीर है, हमें प्राण तो दिए गए परंतु उसको क्या कर लिया, कैद कर लिया जाए, तो दैहिक स्वतंत्रता। तो मान लें दैहिक स्वतंत्रता का मतलब कोई भी पुलिस उठाकर आपको जेल में बंद कर दिया, तो ये क्या हुआ, आपकी दैहिक स्वतंत्रता का उल्लंघन, मनमानी तरीके से बंद कर दे। प्राण का मतलब होता है कि राज्य ने क्या किया, आपको फांसी दे दी, न्यायालय ने आपको क्या कर दिया, फांसी दे दी, तो वो एक प्रकार से हमारे क्या हुआ, प्राण चले गए, मतलब जीवन के अधिकार का उल्लंघन हो गया। यहाँ पास क्या हुआ, दैहिक स्वतंत्रता का उल्लंघन हो गया कि आपको ठूंस दिया जाए, कि इसमें जेल में ले जाकर आपको ठूंस दिया जाए, बंद कर दिया जाए, जो भी कहें, ठीक है। तो क्या हुआ, वो विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा नहीं किया गया बल्कि मनमानी प्रक्रिया के तहत किया गया। तो इस प्रकार क्या कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति का प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा होगा, मनमानी प्रक्रिया के द्वारा नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये किसमें कहा गया, अनुच्छेद 21 में कहा गया। जब ये व्यवस्था हो चुकी थी, इसके बाद आप लोग ने 1950 में सुना होगा कि गोपालन वाद हुआ था, गोपालन मामला हुआ था। गोपालन कौन थे, गोपालन एक व्यक्ति थे जो मार्क्सवादी विचार के थे, उन्हें राष्ट्र से संबंधित नहीं थे, और राष्ट्र के मतलब वो राष्ट्र नहीं चाहते थे, राज्य जैसा कोई शब्द नहीं चाहते थे। वो क्या हुआ, वो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की इस प्रकार के पक्षधर नहीं थे, तो उनको क्या कहा कि मतलब प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की इस विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा लिया जाए, इसके लिए वो असहमत थे। इस कारण उन्होंने क्या किया, उन्होंने काले झंडे लेकर सरकार के सामने क्या कर लिया, विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्या किया, उनको जेल में बंद करवा दिया। जब जेल में बंद करवा दिया तब क्या हुआ, अब उनको क्या हुआ, तब उन्होंने क्या कहा, हमारे प्राण, जीवन के अधिकार, जीवन का अधिकार तो बचा परंतु जीवन के दैहिक स्वतंत्रता जो है वो छीन ली गई। और वो क्या हुआ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा नहीं बल्कि मनमानी प्रक्रिया द्वारा ही छीन लिया गया। तब ये व्यवस्था उसमें की जाने लगी। तो दैहिक स्वतंत्रता का मतलब उनके क्या हुआ, शरीर को कहीं बंद कर दिया जाए, कब्जे में ले लिया जाए या कैद कर लिया जाए, कहा जाए। प्राण का मतलब तो उनका जीवन ही समाप्त कर देना, ठीक है। तब उनके वकील सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट जब गए तो सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा, कहें कि दैहिक स्वतंत्रता जो गोपालन सर हैं उनकी दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता छीन ली गई है, जीवन का अधिकार ही छीन लिया गया। तो न्यायालय ने कहा जीवन का अधिकार कैसे छीन लिया गया, जीवन के अधिकार में शामिल कैसे छीन लिया गया, तो उन्होंने कहा उनको कैद कर लिया गया। तो कैद कर लिया गया तो वहाँ पास जब न्यायालय में ये बात उठी तो उन्होंने क्या कहा, नहीं कैद नहीं किया गया बल्कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा उनको क्या किया गया,
अंदर किया गया है, ना कि कैद कर लिया गया, मनमानी प्रक्रिया के द्वारा नहीं किया गया। और जीवन के अधिकार में गोपालनवाद में आप लोग लिखना चाहें तो गोपालनवाद में लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे आप लोग, लिखिए। गोपालनवाद 1950 में हुआ था, इसमें डिबेट गोपालनवाद 1950 की बात ही है ये। 1950 में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ना, ठीक है। इसमें क्या तब उनके तरफ से जो वो गए थे, जो हमारे वकील गए थे इनके तरफ से, गोपालन की तरफ से जो वकील गए थे, वो कहे जीवन के अधिकार, तो जज ने कहा कि नहीं, जीवन के अधिकार का उल्लंघन नहीं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही उनको अंदर किया गया है। उन्होंने कहा जीवन के अधिकार का मतलब है शारीरिक अंगों की रक्षा है। जीवन के अधिकार का मतलब शारीरिक अंगों की रक्षा, मतलब शरीर में कोई बाहरी हमला नहीं किया जाएगा। तब उन्होंने क्या किया, उनसे पूछा, जो वकील थे उनसे पूछा, क्या उनको जेल में प्रताड़ित किया जा रहा है? कहे नहीं। क्या उनको वहाँ मारपीट की जा रही है या उनको कुछ ऐसा घाव दिया जा रहा है क्या शरीर में? तो कहे नहीं। कहे तब तो जीवन का उल्लंघन ही नहीं हुआ। इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट था वो संकीर्ण व्याख्या की, जीवन के अधिकार की पूरी व्याख्या नहीं की बल्कि संकीर्ण व्याख्या की, क्योंकि पहला विवाद भी था इसलिए उस समय ज्यादा इसका विस्तार भी नहीं हुआ। तो जीवन के अधिकार की क्या की, संकीर्ण व्याख्या की। क्या की, आइए देखते हैं। तो इतना व्यवस्था करके उन्होंने कहा नहीं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा किया गया, इस कारणवश उनको क्या किया गया, बंदी रखा गया। तो इसे गोपालनवाद में क्या कहा गया, आइए देखते हैं। गोपालनवाद में ये कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया कि किसी भी व्यक्ति का प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता हम मनमानी प्रक्रियाओं के तहत संरक्षण करेंगे। मनमानी यदि प्रक्रिया की जा रही है तो हम क्या करेंगे, संरक्षण प्राप्त है। लेकिन अगर विधायी प्रक्रिया के खिलाफ संरक्षण नहीं प्राप्त है तो क्या कहें, मनमानी प्रक्रिया के मनमानी प्रक्रिया के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त है। विधायी प्रक्रियाओं के विरुद्ध संरक्षण नहीं प्राप्त है। क्या कह दिया, संरक्षण नहीं प्राप्त है। मनमानी प्रक्रियाओं के विरुद्ध संरक्षण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मनमानी प्रक्रियाओं के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति के, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, किसी भी व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण मनमानी प्रक्रियाओं के तहत है, ना कि मनमानी प्रक्रियाओं के विरुद्ध है, ना कि विधायी प्रक्रियाओं के विरुद्ध। तो उन्होंने कहा कि हम मनमानी प्रक्रियाओं के विरुद्ध संरक्षण देते हैं, लेकिन अगर विधायी प्रक्रिया के तहत हुआ है तब हम संरक्षण नहीं दे पाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने गोपालनवाद में यही कहा कि मनमानी प्रक्रियाओं के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त नहीं रहेगा, लेकिन संरक्षण प्राप्त रहेगा, लेकिन अगर विधायी प्रक्रियाओं के तहत कहेंगे तो संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, ये किसमें कह दिया, गोपालनवाद में। क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो कहें विधि, क्योंकि यहाँ शासन किसका है, ब्रिटेन में कहें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का तहत यहाँ पास है, जबकि अमेरिका में क्या है, विधि द्वारा शासन है, केवल विधि के द्वारा शासन है। लेकिन यहाँ क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि का निर्माण किया गया, इसके बाद जो प्रक्रिया अपनाई गई वो उचित है या नहीं, इसके बारे में व्यवस्था की गई। तो क्या किया, मनमानी प्रक्रियाओं के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त होगा, लेकिन विधायी प्रक्रियाओं के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। ये किसमें कह दिया गया, गोपालनवाद में कह दिया गया। ठीक है, ठीक। ये तो 1950 तक ऐसे चलता रहा। इसके बाद जब आपातकाल लगा, आपातकाल लगने के बाद इसके बाद आई में मानिका गांधी, जो संजय गांधी की वाइफ भी थी, तो उन्होंने क्या किया, उनका क्या कर लिया गया, पासपोर्ट क्या कर लिया गया, उनको जब्त कर लिया गया। जब मोरारजी देसाई की सरकार 1978 में बनी, तब क्या हुआ, 1977 में बनी, 1979 तक थी, जब 79 तक थी, जब 79 तक से 2 साल ही थी, तब क्या कर लिया, उनका पासपोर्ट वो कर लिया गया, वो कहीं घूम नहीं सकती। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट गए, और सुप्रीम कोर्ट में क्या किया, मानिका गांधी केस। क्या हुआ, मानिका या मेनका, मानिका कहें या मेनका, उनका नाम वही था, मानिका गांधी केस, गांधी वाद 1978 में हुआ। इसमें क्या कहा गया, मानिका गांधी केस में स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि
इसमें जब वो गए कहीं जीवन के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, कहीं जीवन के अधिकार का उल्लंघन कैसे हो रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट में एक बात कही, कहें कि विधि द्वारा स्थापित, तो कहें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा छीन लिया जा रहा है, तो कहें तो ठीक तो कर रहे हैं, विधि द्वारा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तहत छीना गया है, तो ठीक है, इसमें हम कोई संरक्षण नहीं दे सकते, क्योंकि गोपालनवाद में हम कह चुके हैं कि यदि कानून बनाकर किसी व्यक्ति के क्या होगा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता छीन लिया जाता है, तो इसमें न्यायालय द्वारा कोई संरक्षण प्राप्त नहीं होगा, मनमानी प्रक्रियाओं के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त होगा। तो कहें तो मेनका गांधी कहें नहीं, इस व्यवस्था में क्या किया कि विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है यही गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये कैसे गलत है, तो सुप्रीम कोर्ट की जब बात आए कहें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया सरकार बना सकती है, तो सरकार मनमानी तरीके से विधि बना सकती है, और जो प्रक्रिया निर्धारित करेगी वो भी मनमानी तरीके से होगा। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो उन्होंने क्या किया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के स्थान पर चेंज करके कहें विधि की उचित प्रक्रिया होगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं के स्थान पर क्या कहा, विधि द्वारा उचित प्रक्रिया के तहत होगा। तब इसमें क्या कर दिया गया, संरक्षण प्राप्त होगा, न केवल मनमानी, इसमें क्या कहा गया, न केवल मनमानी प्रक्रियाओं के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त होगा, बल्कि विधायी प्रक्रिया के विरुद्ध भी संरक्षण प्राप्त होगा। इसमें क्या कहा गया कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण मनमानी प्रक्रियाओं के साथ साथ क्या होगा, विधायी प्रक्रियाओं के विरुद्ध भी प्राप्त होगा, मतलब संरक्षण दोनों दे दिया गया, चाहे मनमानी प्रक्रियाओं चाहे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, दोनों द्वारा संरक्षण प्राप्त होगा। इसमें जीवन के अधिकार का विस्तार किया गया, जबकि इसमें क्या किया गया था, जीवन के अधिकार की संकीर्ण व्याख्या की गई थी। ठीक है, इसमें क्या किया गया, जीवन के अधिकार के बारे में संपूर्ण व्याख्या। तो इसमें क्या लिखेंगे, मेनका गांधी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्राण एवं किसी व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता विधि द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं के विरुद्ध भी संरक्षण प्राप्त है, साथ ही साथ मनमानी प्रक्रियाओं के विरुद्ध भी संरक्षण प्राप्त है। जबकि गोपालनवाद में इसका क्या हुआ था, मनमानी प्रक्रियाओं के संरक्षण प्राप्त था, लेकिन विधायी कार्यों के प्रति संरक्षण नहीं प्राप्त था। तो इसमें थोड़ा सा पलट दिया गया, क्या कर दिया गया, उसके जो भी दिया गया था वो जो भी निर्णय दिया गया उसको पलट दिया गया, और क्या कर दिया गया, इसका विस्तार कर दिया गया। तो इसको रफ करें क्या, थोड़ा और देख लेते हैं। गोपालनवाद में आप लिख लिए हैं ना, ठीक है। मेनका गांधीवाद में देखिए क्या कहा गया, ऊपर देखते हैं। इसमें विधि द्वारा उन्होंने कहा कि मनमानी प्रक्रिया और विधायी प्रक्रिया दोनों के प्रति क्या होगा, संरक्षण प्राप्त होगा। तो इसमें क्या किया गया, जीवन के अधिकार का विस्तार किया गया। जीवन के अधिकार का क्या किया गया, जीवन के अधिकार का क्या किया गया, का विस्तार किया गया। विस्तार में क्या कर दिया गया, अब उन्होंने क्या कहा, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नेचुरल जस्टिस का प्रयोग करेंगे, प्राकृतिक न्याय के अनुसार हम क्या कर देंगे, जीवन की रक्षा करेंगे। प्राकृतिक न्याय के अनुसार जीवन की रक्षा करेंगे, नेचुरल जस्टिस के अनुसार क्या करेंगे, हम जीवन के अधिकार की रक्षा करेंगे। तो सरकार की तरफ से ये कहा गया कि कहाँ लिखा है ये प्राकृतिक न्याय, कहाँ लिखा है, प्राकृतिक न्याय की तो बात ही नहीं की गई। उसमें कहा गया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा कहा गया है, आप कह रहे हैं प्राकृतिक न्याय के अनुसार देंगे, ये कहाँ लिखा है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये लिखा नहीं, समझने की बात है, बल्कि ये अनुच्छेद 21 में क्या है, ये सम्मिलित है। प्राकृतिक न्याय क्या है, इसमें सम्मिलित है। और जो सबसे ज़्यादा, और संविधान में ये भी लिख दिया गया है कि जो सबसे ज़्यादा संविधान को समझेगा वो सुप्रीम कोर्ट होगा। तो हम समझ रहे हैं क्या परेशानी है। तो उन्होंने क्या कहा, प्राकृतिक न्याय ही के अनुसार क्या करेंगे हम लोग, जीवन के अधिकार का विस्तार प्राकृतिक न्याय के अनुसार किया। इसमें क्या क्या कहा गया देखिए, इसमें उस समय कहा गया कि जो सुनवाई होगी वो क्या होगी, प्रक्रिया के तहत होगी। किसी व्यक्ति को दंडित कब किया जाएगा, किसी व्यक्ति को पर्याप्त सुनवाई के बाद ही दंडित किया जाएगा। किसी व्यक्ति को पर्याप्त सुनवाई के बाद ही क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। बिना सुनवाई के दंडित हम नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी व्यक्ति को पर्याप्त अगर सुनवाई होगी
न्यायालय में पर्याप्त सुनवाई होगी तब उसके बाद क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। सुनवाई तो अब आप लोग देखते हैं कितने कितने दिन तक चलती है। कोई केस चालू हो गया तो लगभग जीवन खत्म होने के बाद ही खत्म होता है, उससे पहले खत्म भी नहीं हो पाता। तो किसी व्यक्ति को पर्याप्त सुनवाई, इसलिए कुछ लोग, जो लोग अपराध नहीं किए रहते हैं वो फंस भी जाते हैं, जो लोग अपराध किए रहते हैं वो बच भी जाते हैं। ये प्रक्रिया के तहत क्या हुआ, किसी व्यक्ति को पर्याप्त सुनवाई के तहत ही दंडित किया जाएगा। दूसरा क्या कहा गया, अपराध की मात्रा क्या होगी, दंड की मात्रा, दंड की मात्रा, इसमें ही क्या गया, दंड की मात्रा अपराध से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, अपराध से दंड की मात्रा अपराध से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें यह व्यवस्था कर दिया गया कि जो भी दंड की मात्रा होगी वो अपराध से ज्यादा नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ, मान लिए कि आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चलाते हुए अचानक कोई व्यक्ति आपके सामने आ गया और वो क्या कर दिया, आपसे टक्कर लगी और उसको हल्का सा पैर में या हाथ में जो भी चोट लग गई, चोट लग गई। अब चोट लग गई तब ये एफआईआर का मामला हुआ, कोर्ट के सामने जब पहुंचे तब क्या व्यवस्था कर दी गई कि जो व्यक्ति घायल हुआ था वो क्या कहने लगा कि जज साहब इसको क्या दिया जाए, इसको दंड दिया जाए। तो कहे कि हम तो दंड देंगे, कहे नहीं दंड दिया जाए लेकिन क्या किया जाए, ये इसमें मेरा हाथ में लगा है तो इसका हाथ ही काट लिया जाए। इस तरह की व्यवस्था वो क्या करने लगा, न्यायालय के सामने करने लगा। तो न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया, क्या कहा कि नहीं, दंड की मात्रा अपराध से ज्यादा नहीं होगी। कि अपराध क्या किया, वो आपको अपराध किया कि चोटिल किया है तो अब क्या कर दिया गया, हम दंड क्या दें, उसका हाथ ही ले लें, तो ये तो अनुचित हुआ ना। तब यह व्यवस्था कर दिया गया कि नहीं, जो दंड की मात्रा होगी वो अपराध से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें क्या कहा गया, दंड की मात्रा अपराध से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पहले में क्या गया, किसी व्यक्ति को पर्याप्त सुनवाई के तहत ही दंडित किया जाएगा। दूसरे में क्या गया, दंड की मात्रा अपराध से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तीसरे में क्या गया, तीसरा साधारण है, क्या कहा गया कि कोई भी व्यक्ति स्वयं ही न्यायालय न बन जाए, कि कोई भी व्यक्ति स्वयं ही न्यायालय न बन जाए बल्कि न्यायालय के द्वारा जो दंड दिया जाए उसको मान्य किया जाए। इसमें क्या कहा गया कि कोई भी व्यक्ति स्वयं न्यायालय बनकर निर्णय न दे बल्कि उसके लिए न्यायालय है। इसमें क्या कहा गया, तीसरा, कि कोई व्यक्ति न्यायालय बनकर स्वयं निर्णय न दे बल्कि न्यायालय इसके लिए दंडित करने के लिए है। ये क्या गया तीसरे में। और भी फिर बाद में बहुत सारे केस आते गए। ये किसमें था, ये इतना केवल मानका गांधीवाद में कहा गया था, ठीक है। इसके बाद क्या किया गया कि जैसे जैसे ये तो 1978 की बात हुई, अब तक जो व्यवस्था की गई इसमें क्या कर दिया गया है, बहुत गर्मी बहुत है, क्या हुआ कि जो जीवन का अधिकार होगा वो क्या होगा, उसका और ज्यादा विस्तार कर दिया गया। मानका गांधी में तो विस्तार किया गया था लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, मामले आते गए, तब क्या हुआ, ये क्या कर दिया गया, जीवन के अधिकार की बहुत ढेर सारी व्याख्या कर दी गई। इसमें क्या कहा गया, इसमें पुट्टास्वामी केस में कह दिया गया निजता का अधिकार। इसमें क्या कहा गया कि जीवन के अधिकार में क्या शामिल है, जैसे अलग अलग केस में कहा गया ये सभी निजता का अधिकार शामिल है। इसमें कहा गया, पुट्टास्वामी केस में ये कहा गया, क्या कहा गया, पुट्टास्वामी केस में क्या कहा गया कि जीवन के अधिकार में निजता का अधिकार शामिल है। साथ ही साथ विशाखावाद में क्या कर दिया गया, विशाखावाद में इसमें कहा गया कि जो यौन शोषण क्या है, यौन शोषण किसके विरुद्ध है, यौन शोषण क्या हुआ, जीवन के अधिकार के विरुद्ध है। क्या है, जीवन के अधिकार के विरुद्ध है। ये किसके में कहा गया, विशाखावाद में कहा गया। तीसरे में क्या कहा गया, कहें कि आश्रय की स्वतंत्रता इसमें शामिल है, आश्रय की स्वतंत्रता शामिल है। इसमें कई प्रकार की क्या व्यवस्था की गई, आश्रय की स्वतंत्रता शामिल है। इसी में चौथे में क्या गया, स्वास्थ्य की स्वतंत्रता शामिल है, स्वास्थ्य की स्वतंत्रता शामिल है, स्वतंत्रता शामिल है। साथ ही साथ इसमें पांचवा में ये कह दिया गया कि इसमें जल हो गया, पानी, वायु, ये सभी क्या हो गया, ये हमारे जीवन के अधिकार में शामिल है। छठे में कह दिया गया कि छठे में ये व्यवस्था कर दिया कि स्वच्छ वातावरण की जो स्वतंत्रता है वो भी जीवन के अधिकार में शामिल है। स्वच्छ वातावरण की स्वतंत्रता प्राप्त करना क्या है, स्वच्छ वातावरण प्राप्त करना वो भी किसमें शामिल है, जीवन के अधिकार में शामिल है। और भी क्या कहा गया, इसमें शांति का अधिकार दे दिया गया। साथ ही साथ इसमें भी व्यवस्था कर दी गई
शोर प्रदूषण के विरुद्ध जो अधिकार दिया, कहें शोर प्रदूषण हो रहा है तो जीवन के अधिकार को क्या कर रहा है, निर्बाधित कर रहा है, इसलिए करें निबंधित कर रहा है। इसलिए क्या हुआ कि शोर प्रदूषण के विरुद्ध क्या हमको अधिकार दे दिया गया, वो किसमें शामिल किया गया, जीवन के अधिकार में। किसी व्यक्ति को जेल में एकांत नहीं रख सकते, वो भी जीवन के अधिकार को। किसी व्यक्ति को यदि जेल में बंद कर दिया गया है मान लिए, तो उसे क्या कर दिया जाए, उसे एकांत नहीं रखा जाएगा कि जब सभी कैदियों को एक साथ रखा गया उसे एकांत, तो इससे क्या हुआ, ये प्रताड़ित होने लगे। तो कहीं इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होगी। साथ ही साथ इसमें क्या कह दिया गया, आश्रय स्वतंत्र तो हो ही गया है, जीवन के सूचना का अधिकार भी इसमें शामिल कर दिया गया। तो इस प्रकार कई सारे अधिकार इसमें लगभग 50 से 55 प्रकार से अब तो विस्तार कर दिया गया कि इसमें क्या क्या शामिल है। जैसे किसी व्यक्ति को फांसी हम सार्वजनिक स्थान पर नहीं दे सकते, यह व्यवस्था, इसके विरुद्ध भी हमको अधिकार दे दिया गया। तो इस प्रकार बहुत सारे अधिकार दे दिया, महिलाओं को भी बहुत सारी इसमें अधिकार विस्तार किया गया है। तो इस प्रकार धीरे धीरे जीवन के अधिकार में क्या होता गया, विस्तार होता चला गया और आज तक इसमें जो अभी 2018 में पुट्टास्वामी केस में निष्ठा के अधिकार की बात की गई थी, ठीक है। तो इतनी व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने जीवन के अधिकार के बारे में कहा, और ये भी कहा कि समय समय पर आते हुए, समय समय पर क्या होगा, जैसे जैसे मामले आएंगे वैसे वैसे जीवन के अधिकार की क्या की जाएगी, व्याख्या की जाएगी। इस कारणवश कि जीवन के अधिकार अभी और ज़्यादा व्याख्या की है। जो सबसे ज़्यादा व्याख्या किया गया वो जीवन के अधिकार के बारे में ही है। हमारे जो स्वतंत्रता के अधिकार में सबसे ज़्यादा व्याख्या की गई, किसका किया गया है, जीवन के अधिकार की सबसे ज़्यादा व्याख्या की गई है, ठीक है। तो ये इतना था अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, ठीक है। आप लोग गोपालनवाद और मानिका गांधी केस इसको क्या कर दिए, पॉज करके फिर से वापस करके देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में ये केस क्या था और किस पर लड़ाई हो रही थी, ठीक है। ठीक, इतनी व्यवस्था क्या हुआ, अनुच्छेद 20 और 21, ये कितना ही तक। कल हम लोग 22, 23, 24 तक यहाँ तक पढ़ेंगे, केवल 22, 23, 24 पढ़ पाएंगे, ज़्यादा पढ़ भी नहीं पाएंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बताना रहता है। और जितना इम्पोर्टेंट होता है उतना मैं बता देता हूँ, है तो बहुत है, तो इसको अगर पढ़ाया जाए तो 2 से 3 घंटा केवल जीवन के अधिकार पर ही बताया जा सकता है, लेकिन है बहुत ढेर सारा, लेकिन सारा नहीं बताया जा सकता है। जो काम किया है उतना बता दिया जा रहा है बहुत, इसका काफ़ी और विस्तार हुआ है, उसके बारे में हम नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो जितना बताया जा रहा है उतना लिख लिया करिए आप लोग, और जैसे जैसे बोलूँ वैसे वैसे लिख लिया करिए। जिस तरह मैं जिस तरह बनाता हूँ उसी तरह लिखा करिए, तो इससे याद जल्दी हो जाएगा, साथ ही साथ लिखने में भी आसानी होगी, सारे समय टाइम भी बचत होगा, ठीक है। तो कैसा लगा आप लोग बताइएगा बस, ठीक है। तो कल मिलते हैं, अगला इसी का अगला पार्ट होगा, अनुच्छेद 22 से शुरू होगा। उसमें क्या किया, निरोध एवं गिरफ्तारी का संरक्षण होगा, थोड़ा बहुत पढ़ के आइएगा, यहाँ तो पढ़ाया ही जाएगा। और अनुच्छेद 22, 23 ही पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अनुच्छेद 22 पढ़ाकर अनुच्छेद 22, 23, 24 भी पढ़ा दिया जाएगा। उसमें शायद हो सकता है कंप्लीट हो जाए, मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर उसमें मेन पॉइंट बताया जाएगा तब भी ज़्यादा हो जाता है। तो ठीक है, तो आप लोग उतना पढ़ लीजिएगा, कल मिलते हैं। कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है।